नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल उन्नयन के मंत्र दिए। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को रखा गया मुक्त। राज्य में आज कोरोना के 1385 नए मामलों की पुष्टि और प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कौशल में निपुणता हासिल करना ही व्यापार और बाजार के बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास के 3 मंत्र दिए। उन्होंने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन पर बल दिया। पेश है एक रिपोर्ट। स्किल को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के युवाओं के पास पूरी क्षमता है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, आईटीआई की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। कुशल कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग तैयार करने के लिए हाल में ही लॉन्च किए गए पोर्टल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घर लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य कामगारों को आसानी से नौकरी पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी माउस को क्लिक करते ही कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने में काफी आसानी होगी। हर साल 15 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन से कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, अनाज, दूध और मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी।
आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें केवल खाना पैक करके देने की अनुमति होगी। रेल और हवाई सफर खुला रहेगा। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चलेंगे। माल वाहन चलेंगे। जरूरी काम के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी कॉमर्शियल और निजी संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रदेश में 16 से एक बार फिर लॉकडाउन शुरू होने के चलते बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलमान हैदर से। जी सलमान, लॉकडाउन के पहले दिन प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति संभल नहीं रही थी, लोग अनुशासित नहीं थे, लोग मान नहीं रहे थे और वो बाजारों में जो भीड़ आ रही थी उसके कारण प्रशासन को ये लगा कि अब ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी और पिछले 3-4 दिनों से कोरोना के मामले, जो संक्रमित मामले पाए जाने की जो बात थी, वो काफी संख्या में बढ़नी शुरू हो गई थी। इसलिए प्रशासन ने, राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 31 तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और सड़कों पे खास तौर से केवल बसों को मना किया गया है, लेकिन जो निजी वाहन हैं वो जरूरत पर निकल सकते हैं। ऑटो और टैक्सी भी चलते रहेंगे। जी सलमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। ये संख्या अब 21,500 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज 1,385 नए मामलों की पुष्टि की है। पटना जिले में सर्वाधिक 378 नए मामले सामने आए हैं। पटना के अलावा नालंदा में 93, मुजफ्फरपुर में 68 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 21,558 हो गई है। और उधर प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में अधिकारी तटबंधों की सुरक्षा का काम देख रहे हैं और प्रदेश में बाढ़ की ताजा स्थिति पर पेश है एक रिपोर्ट। हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के समाचार हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की कई नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बैराज से गंडक नदी में 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के निचले क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई है। जिले के पिपरासी प्रखंड के श्रीपत नगर गांव में नदी की धार बह रही है। अनेक ग्रामीणों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा बना लिया है। कुछ बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग 3 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है। सीओ कर्मचारी लिया के बसा दिए। अब बसौले के बाद से हमको कोई सुनवाई नहीं किया। अब पहले के बाद में हम लोग का घर में पानी ढुक गया तो हम लोग भाग करके बांध पर आए हैं। न कोनो सरकार सुनवाई कोई लॉस या 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई। आ ये बार प्लास्टिक तान के ऊंचा बानी जा इहो कट रहल बा। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सहरसा में सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोशी तटबंध के दबाव से एक सड़क के टूटने की नौबत आ गई है। इस सड़क को ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से बनाया था। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सलखुआ प्रखंड के कोशी तटबंध का मुआयना किया। वहां हो रही कटान का भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से तटबंध को सुरक्षित करने के आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और पानी का डिस्चार्ज भी देर रात से कम हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD और सभी प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पे। उनको निर्देश दिया गया था कल तक कुछ बोरा वोरा रख के उसको डैमेज को ठीक करने के लिए, और आगे भी पानी अगर आता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में सारी तैयारी रखने के लिए। अभी बाढ़ की स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरे ज़िले में अभी 70 के करीब नाव चला रहे हैं स्थानीय लोगों के डिमांड के आलोक में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी का डिस्चार्ज भी थोड़ा सा बरात से कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम के मिजाज और बाढ़ की ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलमान हैदर के पास। जी सलमान, क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर, बताएं। विभाग ने जो कल अपनी वार्निंग में थोड़ी सी तब्दीली की है, उसके अनुसार जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार का इलाका है वहां पर बारिश ज्यादा होने के चांसेस हैं। बाकी जो अक्षीय रेखा है, जो एक्सेस लाइन है वेदर की मानसून की, वो थोड़ा सा खिसक के उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है वहां पर ज्यादा बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। हालांकि अभी सेंट्रल बिहार और जो बाकी के नॉर्थ बिहार के इलाके हैं जहां पे बाढ़ का पानी काफी आ गया था पहले, अब बारिश में कमी होने की वजह से पिछले 2 दिनों से वहां बारिश काफी हल्की हो गई है। लेकिन जहां तक बात करें, जैसा कि आपने खबरों में भी बताया कि जो बेतिया के दियारा के इलाके थे वहां पे पानी भर गया है, क्योंकि गंडक बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी कल भी छोड़ा गया है। तो इस वजह से जो पानी भरा है, और सबसे बड़ी मुसीबत जो अभी बाढ़ के कारण लोगों को झेलनी पड़ रही है कि जो निचले इलाके के लोग थे वो तटबंधों पर आकर शरण लिए हुए थे। अब उनके सामने मुसीबत ये है कि वो तटबंध भी अब कटना शुरू हो गए हैं। एक चौड़ी सड़क के बजाय एक पतली सी रेखा रह गई है उनके लिए रहने के लिए, और वो झोपड़ी झुग्गी बनाकर पॉलिथीन की शीट डाल करके अपने मवेशियों के साथ वहां है। तो ऐसा बहुत सारे जो दरभंगा का इलाका है वहां पर भी और चंपारण में भी ये स्थिति देखने में आ रही है। जी सलमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से बिहार आए कामगारों का वापस लौटने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न शहरों में काम करने वाले ये कामगार दूसरे प्रदेशों में अपने रोजगार के लिए लौटने को मजबूर हैं। कई कामगारों का कहना है कि उनके संस्थान ने उन्हें वापस आने के लिए हवाई जहाज का किराया भी भेजा है, जबकि कुछ लोग अपने निजी खर्च से रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? केरला जा रहे हैं। काम नहीं मिल रहा है। मुझे मालूम है कि डेली मरीज बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी इस समय में आप अपने परिवार को क्या करें? आप नहीं कमाएंगे तो परिवार खाएगा कहाँ से? बिहार में काम नहीं मिल रहा है, क्या करें? भूखा मरेंगे थोड़ी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल उन्नयन के मंत्र दिए। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को रखा गया मुक्त। राज्य में कोरोना के 1385 नए मामलों की पुष्टि, और प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। तो इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारी अगली मुलाकात होगी 7 बजे हिंदी बुलेटिन में। नमस्कार।